हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि अगर आपका केस आपको कोविड 19 इन्फेक्शन जो है वो कंफर्म हो चुका है और घर में रहने के लिए कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको कोई डॉक्टर से आपका परामर्श नहीं ले पाते या डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो हमें क्या करना चाहिए और हम अपने को किस प्रकार से घर पे रह के ही हम ठीक हो सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो कोविड 19 का जो इन्फेक्शन होता है, इसमें से 80% लोग तो अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। उनको सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी मैं भी चर्चा करूंगा। और उसमें से जो 20% लोग होते हैं, इनमें ज़रूर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और उन्हें फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और इन 20% लोगों में से भी 15% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको भी इलाज चलता है और वो ठीक हो जाते हैं। अब जो ये 5% केसेस बचते हैं, इनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसमें से दो तो ठीक हो जाते हैं और ये एवरेज जो है तीन जो लोग हैं उनकी अक्सर डेथ हो जाती है। तो आप ये मान के चलें कि ये जो 80% का ग्रुप है, अगर इनकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी बनी हुई है, उनका हर प्रकार से उन्हें उनमें कोई ऐसा रोग नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। और जो ये 20% के केसेस हैं, उसमें से वो लोग जिनके गुर्दे खराब हो गए हैं, जिनकी लिवर में कोई बड़ी भारी समस्या बनी हुई है, जिनके फेफड़ों में कोई रोग है, दमा है, सीओपीडी है या और कोई बड़ी समस्या है, डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, इसके साथ साथ कोई ऐसी स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ चल रही हैं, कोई ऐसे हार्मोन थेरेपी उनकी चल रही है, कैंसर का कोई रोग है, या ऑलरेडी इतनी मल्टीपल न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, या और कोई इस प्रकार की बहुत ज़्यादा वो वीक हैं, तो वो लोगों को ज़रूर डरना होता है कि उन्हें बहुत सचेत रहना पड़ता है। अन्यथा जो 80% का ग्रुप है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि ये जो कोविड 19 का वायरस है आपके लिए भारी पड़ जाए और आपके लिए जानलेवा बन जाए। लेकिन प्रिकॉशन रखना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फिर अ, अ, मतलब फैलेगा भी ये बहुत ज़्यादा। इसलिए हमेशा ये बताया जाता है कि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो, इतना ज़्यादा हॉस्पिटल पे बर्डन ना पड़े, या इसलिए आपको ये सारी बातें जो प्रिवेंशन के लिए हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हाथ धो के रखना है, ये सब बातें इसलिए बताई जाती। अब देखिए, बात करते हैं कि इसमें आखिर सिम्टम्स होते क्या हैं। देखिए, किसी किसी केस में तो केवल बॉडी एक पेन होगा, शरीर में बहुत दर्द होगा, एक दो दिन रहेगा, ठीक हो जाएंगे। किसी को केवल सिर में दर्द होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को बुखार आ जाता है, वो 2-3 दिन तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाते हैं। किसी को गले में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, 4-5 दिन खांसी रहेगी, फिर ठीक हो जाएंगे। बहुत कम केसेस होते हैं जिनको गले के नीचे इन्फेक्शन चला जाता है और वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, या फेफड़ों में और कोई गंभीर रोग लग सकता है, निमोनिया हो जाए या आगे की कई बातें हैं। और कुछ थोड़ी बहुत अगर बलगम बन भी रही है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए इसके प्रति डरने की बात नहीं होती। कुछ लोगों को क्या होता है कि भूख नहीं लगती, लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, तो इस प्रकार के ये सिम्टम्स आते हैं। किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं। तो मेनली जो होता है वो केवल बॉडी एक पेन, सिर में दर्द, बुखार और खांसी और बलगम की आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि अगर आपका डायग्नोज हो चुका है या आपको शक पड़ चुका है कि आपको ये कोविड 19 का इन्फेक्शन हो गया है, आप किसी के कांटेक्ट में आ गए, या आपने टेस्ट करा लिया उसमें हो गया, या आस पड़ोस में कहीं आप के घर के आसपास हुआ हुआ था और वहाँ से किसी वजह से भी वो आप उनके कांटेक्ट में आए और आपको हो गया, अब आप घर पे आ गए। अब और लोगों को, घर के सदस्यों को ना हो और आप भी अच्छी तरह से बचे रह सकें, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सेल्फ आइसोलेशन लेना पड़ेगा। आपको एक अलग कमरे में रहना पड़ेगा।
पहली शर्त, आपके जितने बर्तन हैं वो सब अलग होने चाहिए, कपड़े आपके अलग होने चाहिए, टॉवल आपका अलग होना चाहिए, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पहली काम ये करना है कि आपको सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। फिर देखिए दूसरी बात है कि आपको पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, इतना पिएं कि जो कि आपके लिए हर 2 ढाई घंटे बाद पेशाब आता रहे। और अगर आपके गुर्दे खराब हैं या आपको हार्ट का कोई रोग है, तो पानी की मात्रा आप केवल आधा लीटर फालतू कर सकते हैं। जितना ऑलरेडी आप ले रहे हैं उससे थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं। और अगर देख सकते हैं कहीं पैरों में मेरी सूजन तो नहीं बढ़ रही, या और कोई मुझे ज़्यादा परेशानी तो नहीं आ रही, सांस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे पानी की, जो किडनी के रोगी हैं या हार्ट फेलियर के रोगी हैं, कि उनको उससे पता लग जाए। बाकी जो दूसरे हैं उन्हें कैसा पता लगे कि हमारे शरीर में पानी की कमी पूरी हो गई है या नहीं है। पहली शर्त, हर 2 ढाई घंटे बाद पेशाब आता रहेगा, खुलकर पेशाब उनको आता रहेगा। दूसरी बात, उनके मुंह में जो थूक जो है वो हमेशा बनता रहेगा, खूब तरावट बनी रहेगी। तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। और अगर गर्मी के इलाके में रह रहे हैं तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप पानी नहीं पी सकते ज़्यादा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सादा पानी नहीं पी पाते ज़्यादा, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, फलों का रस ले लीजिए, चावल का पानी पी लीजिए, दाल का पानी पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। और भी कई पदार्थ हैं, जो भी, लस्सी पी लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, दूध पी लीजिए। तो इससे आपकी ये जो शिकायत है कि पानी की कमी, फिर वो पूर्ण पूर्ण रूप से होती रहे। फिर देखिए ऐसे लोगों को, कुछ लोग हैं जिन्हें स्मोकिंग करने की आदत होती है, अल्कोहल लेने की आदत होती है। तो इस दौरान में जब तक आपका ये चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में, तब तक बहुत अच्छा रहेगा कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें और स्मोक का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अल्कोहल लेने वालों को पेशाब भी बार बार आता है, और स्मोकिंग करने से आपके गले में खांसी भी ज़्यादा उठेगी, और आप, मतलब, उससे नुकसान भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, डायबिटीज़ की दवाई है, या और किसी रोग की दवाई है, वो आप समय अनुसार जैसा आप खाते आए हैं वैसा उनका इस्तेमाल करते रहें। फिर एक बात और है कि आप ऐसा नहीं कि कमरे में तो आप रह गए और आप घूमते रहे, उसके अंदर काफ़ी चक्कर लगाते रहे। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बिस्तर पर आराम करिए, लेटे रहिए, मैक्सिमम आप समय बिस्तर पर गुजारिए, लेकिन बीच बीच में अपनी टांगों को हिलाते रहना चाहिए, जिससे खून का दौरा चलता रहे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बिस्तर पर लगातार पड़े रहने से भी क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है अच्छा पूर्ण रूप से नहीं बना होता। अपने हाथ पैर चलाते रहिए, लेटे लेटे उंगलियों को चलाते रहिए, पंजों को चलाते रहना चाहिए, उनका खिंचाव करते रहें, उसका थोड़ा स्ट्रेचिंग अपनी बॉडी को करते रहें। और बीच बीच में उठकर थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई जंपिंग वगैरह नहीं करना है। केवल अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, जिससे कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन आ गया है उसमें जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सके, और उससे फिर वो जल्दी से जल्दी वो वायरस जो है हमारी बॉडी उसे मार दे, ख़त्म कर दे। फिर देखिए बात करते हैं कि कौन सी हम दवाइयाँ ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं। देखिए ये जो ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए अभी तक देखिए ना तो कोई वैक्सीन बनी, ना इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक ईजाद हुई है। को उसके लिए हम अपनी बॉडी को मदद कर सकते हैं। जैसे फीवर आ गया, अगर थोड़ा बहुत फीवर रहता है, 100 से नीचे फीवर रहता है, या 100.6 तक फीवर रहता है, तो कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। किसी प्रकार से भी आपको बुखार को डाउन नहीं करना है, क्योंकि जो बुखार बनता है ये एक तरह से इतनी गर्मी लाकर जो वायरस है उसको किल कर देता है। इसलिए कभी भी थोड़े बुखार में, केवल कोविड 19 की बात नहीं कर रहा, किसी भी बुखार में इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कभी भी दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, और आगे के लिए भी फिर वो मुसीबत का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर बुखार बना रहे, उसका कोई नुकसान नहीं होता। फिर बात करते हैं कि हमें कौन सी दवाइयाँ खानी चाहिए। देखिए सबसे अच्छी बुखार उतारने की दवाई पैरासीटामोल है। आमतौर पे 500 मिलीग्राम बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में काम करती है। लेकिन अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है, बहुत भारी शरीर है, तब वो 650 मिलीग्राम की गोली खा सकता है। अन्यथा 650 मिलीग्राम की गोली अगर एक सामान्य
मतलब उस वजन का व्यक्ति है तो उसके लिए वो नुकसान देगी। तो पूरे दिन में आप 4 गोली से ज़्यादा कभी नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये 4 गोलियां लगातार इस्तेमाल नहीं करनी होती कि हर 6 घंटे बाद आप गोली खाते रहें जिससे बुखार ना चढ़े। लेकिन हाँ, आप एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो बुखार 101 102 हो जाए या आप अनकंफर्ट फील कर रहे हैं कि आपको, तब ये गोली खाई जा सकती है। फिर देखिए, यही गोली आपके शरीर का दर्द भी दूर कर देगी और आपका बुखार भी उतार देगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप फिर इबुप्रोफेन गोली खा सकते हैं। 400 मिलीग्राम की गोली का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गोली बुखार को भी डाउन कर देती है। या इन दोनों का कम्बिनेशन भी खा सकते हैं कि 325 मिलीग्राम इबुप्रोफेन हो और 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की गोली हो। इन दोनों का कम्बिनेशन आप खा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है और बहुत बड़ी ब्लंडर होती है, इतनी ज़्यादा ब्लंडर होती है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि आपको आज निमोसुलाइड की गोली खाई जाए। निसिप जो है ये एक बहुत डेंजरस दवाई है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये क्या करती है कि 12 घंटे के अंदर आपका बुखार दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह और शाम, और उससे क्या होता है, बुखार तो आपका डाउन हो जाएगा। आप सोचेंगे डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी, लेकिन वो नुकसान करती है, लिवर को नुकसान दे देगी और बुखार को इतनी देर तक, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि बुखार थोड़ा बहुत बना रहना चाहिए, तो ये गोली जो है ये पूर्ण रूप से बुखार डाउन कर देती है और किसी किसी को तो नॉर्मल लेवल से भी नीचे ला देती है। तो निमोसुलाइड की गोली बहुत डेंजरस है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कुछ खिलाना भी है, कौन सी दवाई और दी जाए, वो आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए, वो फिर उसका हल बता देंगे। अन्यथा स्टोर से लेकर निमसुलाइड की गोली या कोई ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है उनके पास इस रोग के लिए खास तौर पे बिल्कुल नहीं जाना। कुछ लोग डेक्सामेथासोन दे देते हैं या और बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी पैरासीटामोल की गोली है। आप उसका इस्तेमाल करिए, वो आप खा सकते हैं। अगर आप गोली नहीं खा सकते, डिस्पर्सिबल टैबलेट आती हैं जो आसानी से पानी में घुल जाती हैं, और उसका वो इस्तेमाल करके आप अपना बुखार डाउन कर सकते हैं या अपनी बॉडी के अंदर जो दर्द है उसे भी आप दूर कर सकते हैं। फिर देखिए, इस बीमारी में कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो आपको इंडोर रहना ही पड़ेगा। आपको रुकिए, और अगर उसके बाद भी अगर आप रुक सकते हैं 1-2 हफ्ता तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखते हो कि कोई मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है या इंपॉर्टेंट जगह जाना है और आपको अभी कोविड-19 आपके शरीर से निकला है या नहीं चला गया है, तो फिर आप टेस्ट करा लीजिए। फिर टेस्ट करा के फिर आप जा सकते हैं। लेकिन अन्यथा बार बार टेस्ट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, चाहे आपका डायग्नोस हो गया या नहीं हुआ। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं आता। जो मैंने अभी आपको बातें बताई यही सबसे अच्छी हैं। आप वो खर्चा अपने फलों पर करिए, जूसेस पे करिए और साग सब्जी पे करिए, अच्छी दालें लाइए, नॉन वेजिटेरियन पे खर्चा करिए, दूध और ज़्यादा मंगाइए, तो इस पे खर्चा करें। ना कि आप टेस्ट करा के केवल, आपको क्या होगा, आप पैनिक हो जाएंगे कि भाई मुझे कोविड-19 हो गया, घर के सारे सदस्य परेशान हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट हर एक को कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। केवल वहाँ जाकर हमें आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करना है, ये डॉक्टरों के लिए होता है। मान लीजिए आपके बलगम खांसी बहुत ज़्यादा बन गई, निमोनिया हो गया, तब वो जांच करेंगे कि हमें इस पेशेंट के साथ किस प्रकार से हम ट्रीट करना है, किस प्रकार से हमें अपने को भी बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्फेक्शन हम लोगों को भी लग जाए। तो इसलिए, और साथ ही साथ क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस पेशेंट्स को दिया जाना है, तो वो 20% लोगों के लिए टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, बाकी के लिए टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर देखिए, बात करते हैं कि कभी जैसे खांसी बहुत हो जाती है, खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी का सारा शरीर हिल जाता है, इतनी ज़्यादा इसमें बलगम या मतलब दर्द होता है। तो उसके लिए मैं आपको देसी बातें भी बताता हूँ और दूसरी बात भी बताते हैं। देखिए, जब गले में इरिटेशन होगा, स्वेलिंग होगी, तो कोई भी अगर सांस के ज़रिए कोई भी छोटा सा कण भी अगर डस्ट पार्टिकल का चला जाएगा तो वो इरिटेशन कर देता है और बहुत ज़्यादा फिर खांसी उठती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है, आप छोटी सी गुड़ की डली, चीनी, शहद या मिश्री
को चूस लीजिए तो उससे क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा और उससे फिर वो खांसी धीरे धीरे चली जाती है। 4-5 दिन तो देखिए खांसी रहती है। लेकिन आपको अगर चाहिए कि आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, खांस खांस के ऐसे लगता है जैसे फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे, तो फिर कफ सुप्रेसेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि पूरा नाम आप याद नहीं रख पाएंगे, तो DPM के नाम से लोजेंस आती हैं या सिरप आता है, जिसमें किसी भी प्रकार का एंटी हिस्टामिनिक नहीं होना चाहिए। जितनी भी एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं जैसे सेट्राजिन है या और जो भी डॉक्टर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो आम जो डॉक्टर्स होते हैं जो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, उससे क्या होगा कि वो जो फिर बलगम जो है या हमारे ये इसमें खुश्क हो जाती है और सूखी हो जाती है। उससे क्या होगा कि ये डिहाइड्रे या यहाँ पर हाइड्रेशन जो है इसमें खुश्की ला देती हैं, तो फिर बलगम को निकालने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये एंटीहिस्टामिनिक की जो दवाइयाँ हैं ये आपकी खांसी को और बलगम को बढ़ा देंगी, लेकिन इसके लिए भी फिर कोई भी इस प्रकार की मेडिसिन नहीं खानी। हाँ, आप विटामिन सी लीजिए, लिम्सी टैबलेट आती हैं, सक्सी टैबलेट्स आती हैं, अगर ये मिलती हैं ठीक, नहीं तो आप खट्टे फल खाइए, कीवी खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, या और भी इस प्रकार के जो मल्टी कलर के फ्रूट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर देखिए क्या नहीं मिलती या उसकी डोज हमें कितनी खानी है, क्या खानी है, बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जिंक अगर चाहिए तो आप जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी अपने आप जितनी उसको ज़रूरत होगी उतनी जिंक वो वहाँ से ले लेगी। जैसे अखरोट है, बादाम है, तो ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं इसमें जिंक होता है और उससे वो आप नेचुरल सोर्स की तरफ से अगर आप ऐसा खाएंगे तो आपके जिंक की जो कमी है वो भी पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, दिन में 2-3 बार सुबह सुबह की धूप में बैठेंगे, आराम करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि गर्मी है हम कैसे धूप में बैठेंगे, सुबह सुबह की धूप में या ढलती धूप जो होती है उसमें आप बैठिए तो आपको विटामिन डी भी पूर्ण होगा और वैसे भी शरीर के अंदर शक्ति आती है, एक तरह से मसाज हो जाता है। शरीर में जब गर्मी लगती है तो सन रेज से शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति आती है, तो उससे भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। फिर देखिए बात करते हैं, देखिए काढ़े की बात होती है। देखिए आमतौर पे ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी मेडिकल साइंस इस बारे में प्रूफ नहीं देती कि काढ़े से भी हमें आराम मिल सकता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत काढ़ा बना के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में काढ़ा का सेवन नहीं करना चाहिए। आप काढ़ा बनाने के लिए उसमें अदरक डालिए, अपना तुलसी के पत्ते डालिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये लौंग और ये कहते हैं काली मिर्च वगैरह, या अपना ये कहते हैं हनी वगैरह, शहद डालकर काढ़ा बना के पी सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम मात्रा में पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, आप गरम गरम पानी पीजिए, गरम गरम चाय लीजिए, गरम गरम कॉफ़ी लीजिए, गरम गरम दूध पीजिए, गरम गरम का खाना खाइए, ये सब आपको बेनिफिट देंगे और उससे आप ठीक हो जाएंगे। फिर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें स्टीम रिलेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं। आप ले सकते हैं अगर आपको आराम मिलता है, बलगम निकालने में आसानी होती है, तो आप स्टीम इन्हेलेशन भी ले सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। फिर कुछ लोगों की क्या होती है कि नाक ब्लॉकेज हो जाती है, नाक से पूर्ण रूप से सांस नहीं ले पाते हैं, तो सलाइन, नेज़ल सलाइन की बॉटल्स आती हैं मार्केट में, आप उसको 2-2 3-3 बूंद दिन में 2-3 बार नाक में डाल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलती आप घर पे भी बना सकते हैं। पानी को उबालिए, ठंडा करिए, उसमें हल्का सा चुटकी भर नमक डालकर उसको हिला लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो ड्रॉपर के साथ 2-2 3-3 बूंद आप नाक में डालेंगे, तो क्या होगा कि ये नमक जो होता है, इससे क्या होता है, जो म्यूकस है वो अंदर घुल जाता है और आसानी से फिर वो नाक भी साफ़ हो जाएगी और आपको सांस भी अच्छी आएगी और जो थोड़ा बहुत वायरस भी है वहाँ पर वो भी फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फिर देखिए कुछ लोगों को ध्यान में होता है कोई हमें इसमें एंटीबायोटिक खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। देखिए जैसे हम जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर बलगम में पीले रंग की बलगम आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, फीवर उतर नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो और सुपर एडिड इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें फिर दवाई दी जा सकती है। तब मेरी राय यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनकी राय लें या उन्हें घर पे कंसल्ट करें या फ़ोन से उनसे बात कर लें कि क्या हमें कौन सी एंटीबायोटिक इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो फिर वो डॉक्टर उसका समाधान निकाल दें।
तो ये कुछ मैंने आपसे बातें करी, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर छोटे बच्चे भी हैं घर में, देखिए बड़े तो होते हैं, छोटे बच्चों का इलाज कैसे करें, उनके लिए भी यही सब बातें जो मैंने बताई हैं यही उन पे लागू होंगी। लेकिन उनको, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मास्क मत लगाइए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन घर में आ चुका है तो क्या होता है कि वो उसकी वजह से आप दूर रहें, उन्हें आइसोलेट कर दें। ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर मास्क लगाया जाए, आप बहुत प्रिवेंशन रखिए। और जो बातें उनको मैंने बताई, अगर और भी घर में किसी को ऐसा हो जाता है, और अपना खाने पीने का ध्यान रखें, पानी अच्छा पीते रहें और गुनगुना पानी पीते रहें, काढ़ा बना के पीते रहें, और फल फ्रूट और सब्जियां ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लें, तो फिर कोई डरने की बात नहीं, सभी के सब परिवार ठीक हो जाते हैं। विरला ही कोई केस हॉस्पिटल जाता है। इसलिए कि ये मैंने आपके साथ छोटी सी बात शेयर की, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।